हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी एनर्जी आनी चाहिए। अब आप लोग फाउंडेशन से इंटरमीडिएट लेवल में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। सर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता भी होगा, आपके सीए इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। जैसे पूरा का पूरा आपको पैटर्न पता है। ग्रुप 1 के अंदर आपके 3 पेपर हैं। 3 पेपर में एक पेपर आपका एडवांस अकाउंट्स का है, सेकंड वन इज लॉ का पेपर है, थर्ड वन इज टैक्सेशन। ऐसे आपका ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 के अंदर भी बेटा 3 पेपर है। एक पेपर आप लोगों का है कॉस्टिंग, जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। एक आपका है ऑडिट, जिसको ऑडिटिंग बोलते हैं। और एक आपका ग्रुप 2 के अंदर पेपर है, दैट इज एफएम एंड एसएम। तो सबसे पहले बात करूं तो मैं आप लोगों को, दैट इज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आपका जो ग्रुप 2 का, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के अंदर आपका जो एक पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 6। दैट इज ग्रुप 2 के अंदर 3 पेपर है, ठीक है। उन ग्रुप 2 के अंदर जो 3 पेपर है, जो लास्ट पेपर है दैट इज पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 जो है, इस पेपर का नाम है बेटा एफएम एंड एसएम। अगर मैं बात करूं, पेपर का नाम है एफएम एंड एसएम। सर एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट मींस एफएम की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एसएम की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इट मींस, ध्यान से सुन लो, पेपर पूरा कौन सा है, पूरा कंप्लीट पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये कंप्लीट पेपर है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दिस कंप्लीट पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर है 100 नंबर का। अब इसमें सर 100 नंबर का पेपर है, इस 100 नंबर के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर पार्ट ए जो है, दैट इज पार्ट ए जो है, इस पार्ट ए का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और पार्ट बी जो है, पार्ट बी का नाम है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब पहला पॉइंट, पेपर कौन सा है, पेपर इज एफएम एंड एसएम। उस पेपर के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पार्ट ए कौन सा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और पार्ट बी कौन सा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। कंप्लीट पेपर कितने मार्क्स का है बेटा, अरे बोलो, 100 नंबर का कंप्लीट पेपर है। अब ध्यान से सुनना, इस 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर का वेटेज किसका है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है। पेपर एक है, उस पेपर को 2 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 50 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 50 मार्क्स का आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। सर अब पॉइंट इज दैट क्वेश्चन पेपर आएगा एक, ध्यान से सुन लो, आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर आएगा एक। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा, उस सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो बेटा क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा आपको एक, लेकिन आंसर शीट कितनी मिलेंगी, 2। सर एक आंसर शीट में आपको किसका कंटेंट लिखना है, एफएम का, और एक आंसर शीट में आपको किसका कंटेंट लिखना है, एसएम का। तो एक बात याद रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप फ्यूचर में। क्वेश्चन पेपर आपको एक मिलेगा, उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए के अंदर एफएम के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी के अंदर एसएम के क्वेश्चंस होंगे। आंसर शीट कितनी मिलेंगी बेटा, 2। एक आंसर शीट में आपको कौन सा कंटेंट लिखना है, एफएम का, और एक आंसर शीट में आपको कौन सा कंटेंट लिखना है, एसएम का। मैं आपको सिर्फ कौन सा वाला कंटेंट पढ़ाऊंगा इस पेपर का, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दैट इज मैं आपको पेपर नंबर 6 कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, पार्ट बी। तो याद रखिएगा, मेरा जो दैट इज मेरा जो पेपर है वो पेपर नंबर 6 पार्ट बी, और पार्ट बी कौन सा है बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो लेक्चर के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट, पार्ट बी ऑफ पेपर नंबर 6।
और ये पेपर नंबर 6 कौन से ग्रुप के अंडर है? ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर कितने पेपर बताए? 3। पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स, दूसरा पेपर लॉ, थर्ड पेपर टैक्स। ग्रुप 2 के अंदर पहला पेपर कॉस्टिंग, दूसरा पेपर ऑडिटिंग, थर्ड पेपर एफएमएसएम। तो अगर बात करूं ये ग्रुप 2 का तीसरा पेपर है, लेकिन सीए इंटरमीडिएट में 6th पेपर है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है? पेपर नंबर 6। ये सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 6 है और ये ग्रुप 2 के अंदर आता है। ठीक है, आप सुन लो जरा, मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा। दिस इज द पार्ट बी ऑफ पेपर नंबर 6। पहला पॉइंट सर ध्यान से सुनना, आपको पता होगा आपके आईसीएआई का एक नोटिफिकेशन है और वो नोटिफिकेशन क्या है? जितने भी आपके पेपर्स हैं, दैट इज जितने भी आपके पेपर्स हैं, हर पेपर के अंदर 30% क्या है बेटा? एमसीक्यू। इट मींस 30% आपका क्या है? एमसीक्यू बेस्ड। वापस सुन लो, हर पेपर के अंदर कितना परसेंट एमसीक्यू है? 30% एमसीक्यू है। अब पॉइंट इज दैट पेपर कौन सा है आपका? एफएम एंड एसएम। सोच के बताओ, एफएम एंड एसएम पूरा पेपर कितने मार्क्स का है? 100 नंबर का। इस 100 नंबर की बात करूं तो एफएम कितने मार्क्स का है? 50। एसएम कितने मार्क्स का है? 50। तभी तो ये बेटा कंप्लीट पेपर कितने मार्क्स का हुआ? 100 नंबर। अब ध्यान से एक चीज सुनो, कितना परसेंट पेपर एमसीक्यू है? 30%। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट पेपर का 30% पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। अब वो 30% कैसे है? 15 नंबर के एमसीक्यू कहां से आएंगे? एफएम से आएंगे। और 15 नंबर के एमसीक्यू कहां से आएंगे? एसएम से आएंगे। 50 नंबर का एसएम है। अब मुझे बताओ, 50 का एसएम है, 30% पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। इसका मतलब एसएम से 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, एफएम से 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। अगर एसएम से 15 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो बेटा बचा कितना? एसएम का कितना कंटेंट और बचा? रेस्ट बचेगा 35 मार्क्स। और 35 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे होंगे? डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो एक बात याद रखना, 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में और रेस्ट 35 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आएगा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। यहां तक डाउट किसी को? बोलो पक्का? तो एक बात और सुन लो, एमसीक्यू के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है बेटा कि आप एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप एग्जाम के अंदर क्या करेंगे? गेस वर्क करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं खेलेंगे। क्यों? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है आप एग्जाम के अंदर तुक्केबाजी करेंगे। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बात कर रहा हूं। अब आते हैं सर आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सिलेबस की। सिलेबस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो किसी ने देखा है सिलेबस? अरे कुछ देखा? कुछ वेबसाइट ओपन करी आईसीएआई की? अरे नहीं करी? देखी? चलो लक्ष्य बोल रहे हैं देखा है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का देखा सिलेबस? मॉड्यूल? अच्छा, मॉड्यूल के अंदर सिलेबस है। मॉड्यूल तो देखा है आपकी? कितने मॉड्यूल हैं? ठीक है, एफएम एसएम में 2 ही होंगी, एक एफएम और एक एसएम। उसके अंदर 2 मॉड्यूल नहीं होंगी। अकाउंटिंग के अंदर उन्होंने 3 मॉड्यूल दे रखी होंगी, एक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से टैक्सेशन के अंदर 2 होंगी, वन इज जीएसटी, वन इज डायरेक्ट टैक्स। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लोगों की अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस सुन लो प्लीज ध्यान से। और इस सिलेबस को जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिलेबस बेटा कौन से सब्जेक्ट का बता रहा हूं? एसएम का बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। सर सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने? हाँ बेटा 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, 50 नंबर का आपका कंटेंट है। सर चैप्टर कौन कौन से हैं? पहले नाम लिख रहा हूं।
सबसे पहला चैप्टर एज पर योर ICAI, सबसे पहला चैप्टर है बेटा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यहां पे शॉर्ट में मैंने SM लिख दिया। दैट इज चैप्टर नंबर 1 एज पर ICAI मॉड्यूल। सेकेंड चैप्टर की बात करूं एज पर ICAI मॉड्यूल, आपका जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, सर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कौन से एनवायरमेंट का? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। वापस सेकेंड चैप्टर का नाम है बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दिस इज द सेकेंड चैप्टर एज पर ICAI मॉड्यूल। थर्ड चैप्टर की बात करें, थर्ड चैप्टर का नाम है बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट। दिस इज व्हाट योर चैप्टर नंबर 3 एज पर योर ICAI मॉड्यूल, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, second chapter is strategic analysis external environment, third chapter is strategic analysis internal environment। fourth chapter आपके सिलेबस के अंदर जो है that fourth chapter is strategic choices। that is fourth chapter का नाम है strategic choices। this is what your fourth chapter, जिसका नाम है बेटा strategic choices। अब लास्ट चैप्टर की बात करूं, लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर जो गिवन है, लास्ट चैप्टर है बेटा स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इट मींस दिस इज व्हाट योर लास्ट चैप्टर, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। These are the 5 chapters. These are the 5 chapters that covers your whole syllabus of strategic management. और ये जो चैप्टर के मैंने सीक्वेंस आपके सामने लिखे हैं बेटा, ये सीक्वेंस मैंने लिखे हैं एज पर योर ICAI मॉड्यूल। ICAI मॉड्यूल का मतलब ICAI से जो आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है, एज पर योर ICAI मॉड्यूल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बुक के अंदर जो चैप्टर के सीक्वेंस हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर का सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखा है। अब पॉइंट सुनो जरा ध्यान से सामने। बेटा मुझे बताएगा कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कितने मार्क्स का है? वेटेज कितना है? 50। कितने चैप्टर हैं? 5। इसका सिंपल सा मतलब है हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 10 नंबर। इसका मतलब सर आप ये नहीं कह सकते कि सर चैप्टर नंबर 4 को छोड़ के चले जाएं या चैप्टर नंबर 3 को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हर चैप्टर क्या है बेटा, हर चैप्टर इक्वल वेटेज का है। वापस बोल रहा हूं, हर चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर को इक्वल वेटेज दी गई है, इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। दैट इज आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा हर चैप्टर को। दिस इज व्हाट द सिलेबस ऑफ योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कोई डाउट है यहां तक, कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। कुछ बोलोगे? खा के आए हो? कुछ खा के नहीं आए तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए, या खा के आए हो? अरे कुछ पूछना है? कुछ हाँ ना? हाँ मैडम, हाँ ना ना, चलो ठीक है। अब पॉइंट इज दैट, ध्यान से सुन लो, अब इंपॉर्टेंट एक क्रक्स। ये सीक्वेंस मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा है? ICAI मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। लेकिन इस सीक्वेंस में आप क्लास में चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस सीक्वेंस में आपके ICAI ने आपको चैप्टर्स बताए हैं, हम इन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हमारा पढ़ने का सीक्वेंस थोड़ा सा क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। किसके कंपैरेटिवली? आपके ICAI मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। सर क्या रहेगा? पहली लेक्चर के अंदर क्यों बता रहा हूं? बिकॉज फ्यूचर में कंफ्यूजन होगा। सर अगर मैं बात करूं तो क्लास के अंदर हम लोग शुरुआत किससे करेंगे?
इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्यों? दिस इज द बेसिक चैप्टर। जब तक आप ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको आगे के चैप्टर्स या आगे के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। तो हमारे को क्लास के अंदर कौन सा चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करना है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और यही चैप्टर आपके ICAI में भी नंबर 1 पे गिवन है। जब पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो सर सेकंड चैप्टर ICAI ने कौन सा दिया है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थर्ड चैप्टर कौन सा दिया है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। ये दोनों चैप्टर हम इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट करेंगे क्लास में, वो कौन सा करेंगे बेटा, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सर ये क्यों करा, बिकॉज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। सर किसके कंपैरेटिवली, इन दोनों चैप्टर्स से। क्यों? जब तक आप उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये आगे के चैप्टर समझ नहीं आएंगे। तो कुछ लिंकेज, वापस सुन लो, कुछ ऐसा लिंकेज है कंटेंट का कि आपको फोर्थ चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ेगा कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। तो ये कंफ्यूजन होता है बच्चे को फ्यूचर में, सर आपने फर्स्ट चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं। लेकिन पॉइंट इज दैट फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ही बता रहा हूं आपको, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम कौन से चैप्टर पे स्विच होंगे, फोर्थ, एज पर योर ICAI। तो हमारे क्लास के अंदर जो ICAI का फोर्थ चैप्टर है वो कौन से नंबर पे आएगा, सेकंड। सर इसको कंप्लीट करने के बाद सुन लो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिफ्थ, या आप कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लो, थर्ड। तो पॉइंट इज दैट नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के बाद कंप्लीट करेंगे, वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। दैट इज आपके ICAI के अंदर फिफ्थ चैप्टर है, क्लास के अंदर हम तीसरे नंबर पे इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सुन लो जरा ध्यान से, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम कंप्लीट करेंगे कौन सा चैप्टर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। जब इंटरनल एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ICAI। ये सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग लिखा है, क्लास के अकॉर्डिंग। तो कंफ्यूज मत होना, क्लास में हमारा सीक्वेंस डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू ICAI सीक्वेंस। आई होप यहां तक क्लियर है, बोलो पक्का। नोट करो, नोट करो, नोट, जिसने नोट नहीं करा वो नोट करो प्लीज, हाथ चलाओ थोड़ा सा। अब तुम बड़े हो चुके हो, सीनियर हो चुके हो। अभी एक स्टूडेंट को यहां बुलाने वाला हूं, वो नोटिंग कराएंगे हमारे को। देखो अपने आप नोटबुक कैसे ओपन हो गई मैडम, कोई बात नहीं, वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। इन्होंने टेस्ट भी दे दिए हैं। कितने टेस्ट हुए थे, 9-10 हुए थे, भी 10-12 और हैं पाइपलाइन में। तो सबसे पहला पॉइंट प्लीज ध्यान से इसलिए नोट करा रहा हूं, सुन लो, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। अगर आप कुछ चीजों को क्लास के अंदर नोट करोगे तो बेटा चीजें ना क्लास के अंदर ही क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। पॉइंट इज दैट जब आप कुछ भी पॉइंट्स हैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लास के अंदर ही क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। दैट्स द रीजन मैं आपको इन चीजों को नोट करने को बोल रहा हूं। सारी चीजें आपके पास रिटर्न फॉर्म में आपको मॉड्यूल में दिखेंगी। इवन जो बुक आपको यहां से मिलेगी, जो मैं आपको बुक प्रोवाइड कराऊंगा, उसके अंदर भी लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन पॉइंट इज दैट जब आप क्लास के अंदर चीजों को नोटिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लास में ही क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 100% चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन जब आप नोटिंग करते हो तो एटलीस्ट 50% कंटेंट आपको क्लास में ही क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट द सिलेबस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
जब नोट हो जाए तो प्लीज मुझे बताना। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर से, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये सब्जेक्ट आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं। मैं कंटेंट को नहीं स्टार्ट करूंगा, कंटेंट से पहले यह बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट आप सबके लिए, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लिए इस सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस है। ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ सोचा होगा ना आईसीईआई ने, आपके करिकुलम के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट का फायदा होगा ना, तभी तो इस सब्जेक्ट को आपके करिकुलम के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहले इस सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस है वो हम लोग समझेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1 से। हो गया नोट? बोलो आप पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, एक चीज सुन लो जरा ध्यान से। मैंने आपको बताया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कितने एमसीक्यू आएंगे बेटा, कितने मार्क्स के आएंगे, 15 नंबर के। इसका मतलब बेटा एमसीक्यू आएंगे 15 मार्क्स। सर 15 मार्क्स के एमसीक्यू कैसे पूछते हैं, सुन लो। जो पास्ट अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आता है, सर कैसा क्वेश्चन आता है, वो आता है बेटा केस सिनेरियो, केस सिनेरियो बेस्ड। केस सिनेरियो का मतलब एक केस स्टडी आएगी, ठीक है। उस केस स्टडी से रिलेटेड 5 क्या होंगे बेटा, एमसीक्यू। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 5 एमसीक्यू जो दे रखे हैं वो अलग अलग हैं। पॉइंट इज दैट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आएगा बेटा कैसा, केस सिनेरियो बेस्ड। इसका मतलब केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, और उस केस स्टडी से रिलेटेड कितने एमसीक्यू होंगे, 5 एमसीक्यू। पास्ट अटेम्प्ट के अंदर क्या किया गया, एक क्वेश्चन आया केस स्टडी बेस्ड, उस केस स्टडी से रिलेटेड कितने एमसीक्यू हैं, 5, और हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स। तो मुझे बताओ ये केस स्टडी से रिलेटेड कितने एमसीक्यू थे, 5। हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का था, 2। तो टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन हुआ ये, इसका मतलब ये टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 10 मार्क्स। अब पॉइंट इज दैट 2-2 नंबर के कितने एमसीक्यू है, 5, और वो 5 एमसीक्यू किससे रिलेटेड थे, केस स्टडी से। इसका मतलब वो 5 एमसीक्यू अलग अलग नहीं थे, वो पांचों के पांचों एमसीक्यू किससे रिलेटेड हैं, केस स्टडी से, ठीक है। इसके अलावा कितने और एमसीक्यू बचे, कितने और एमसीक्यू बचे, 15 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, 10 मार्क्स के एमसीक्यू कैसे आ गए, केस स्टडी बेस्ड। कितने और बचे, 5 नंबर। 5 एमसीक्यू आएंगे जो आएंगे बिल्कुल इंडिविजुअल। इसका मतलब बिल्कुल अलग एमसीक्यू होंगे जिनका कोई केस स्टडी से रिलेशन नहीं होगा, और वो 5 एमसीक्यू कितने मार्क्स के आएंगे बेटा, 1 मार्क्स ईच। ये तुम लोगों के एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड, और आएगा ही आएगा। वापस बोल रहा हूं, आएगा ही आएगा। तो अब मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर तुम कॉन्सेप्ट को रटोगे, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर तुमने क्रैमिंग करी तो एक बात याद रखना, केस स्टडी क्या नहीं होगी, सॉल्व नहीं होगी। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना। पॉइंट इज दैट आपको क्रैमिंग नहीं करना, आपको मेनली किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो बेटा आप बहुत इजीली इन एमसीक्यू को क्रैक कर जाओगे। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू को आप सॉल्व कर रहे हो, तो मुझे बताओ आपके क्या क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स। तो 15 नंबर के एमसीक्यू ऐसे आते हैं, ये मत सोचना 15 एमसीक्यू आएंगे। कितने एमसीक्यू हो गए यहां पे टोटल, अगर मैं देखूं 10 एमसीक्यू हो गए। 5 एमसीक्यू किससे रिलेटेड हुए, केस स्टडी, और 5 एमसीक्यू कैसे आए, बिल्कुल इंडिविजुअल। और ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कितने मार्क्स का एक था, 2 नंबर। आपको सिर्फ 1 मिनट, आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना था। इसका मतलब आपको एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से जो भी क्या है करेक्ट ऑप्शन है, यू हैव टू राइट दैट ऑप्शन। आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना। तो ये याद रखना, इस तरीके से एमसीक्यू आने लग गए हैं अब आपके एग्जाम के अंदर। तो आपका लेवल थोड़ा सा फाउंडेशन से क्या हो चुका है, अब इंक्रीज हो चुका है। तो आपके जो एमसीक्यू आएंगे वो कुछ इस तरीके से आते हैं एग्जाम में। आई होप क्लियर है।
अब एक चीज सुन लो, तुम सबको बोल रहा हूं, जो अगर मैं बात करूं सर ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू 30, वापस बोल रहा हूं 30 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू की लिस्ट है मेरे पास। इसका मतलब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कितने आते हैं? एक आता है। कितने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू की लिस्ट है? 30। मेरे पास लिस्ट है 30, मेरे पास केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज इन 30 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए आपको ये सारा कंटेंट क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट। बताता हूं कैसे होता है। आपको केस स्टडी दी जाएगी और उस केस स्टडी से रिलेटेड कितने एमसीक्यू आएंगे? हर चैप्टर से एक एमसीक्यू होगा उस केस स्टडी में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक केस स्टडी कितने एमसीक्यू हैं? 5। चैप्टर कितने? हर चैप्टर से एक एमसीक्यू केस स्टडी में होगा। पॉइंट इज दैट अगर आप केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका पहले क्या क्लियर होना पड़ेगा? दैट इज क्या कंप्लीट होना चाहिए? सिलेबस। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू को क्रैक कर पाएंगे। आपके आईसीए ने कुछ इस तरीके का पैटर्न कर रखा है। सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी घुमा के नहीं देते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। डिफाइन दिस, राइट दिस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो ये तुम लोगों का कुछ पेपर का पैटर्न था जो मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करना था। यहां तक क्लियर है सबको? अब आते हैं सर सबसे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है सर? हमारी जो क्लासेस की बात करूं, क्लासेस से रिलेटेड बात कर रहा हूं। अभी तुम लोगों के ग्रुप वन के अंदर तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, दैट इज तीनों सब्जेक्ट चलेंगे। अब सुन लो सर, तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मेरा जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप 2 में है, ठीक है? तो मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी बेटा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्यों सर? मुझे एक बात बताओ, 3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ रहे हो ग्रुप 1 के, मेरा सब्जेक्ट आएगा ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 के अंदर जो मेरा सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस होंगी अभी ऑल्टरनेट। इसका मतलब वीक में 3 डेज क्लासेस होंगी। कौन कौन से वो डेज हैं बता के जा रहा हूं पहले ही। एक होगा मंडे, एक होगा वेडनेसडे, एक होगा सैटरडे। 3 दिन क्लास होंगी मेरी। सर क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा? क्लास का ड्यूरेशन रहेगा 1.5 आवर। 1.5 आवर की क्लास होगी, ठीक है? 1.5 घंटे की क्लास होगी। 1.5 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं, 1.5 घंटे से थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिपेंड अपॉन योर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, 1.5 घंटे की क्लास अगर आप करते हो तो इफेक्टिव आउटपुट आता है। दूसरी बात सर कितनी आवर्स का कोर्स है? कम से कम अगर मैं बात करूं तो मुझे 55 से 60 घंटे, दैट इज कितने आवर्स चाहिए? 55 to 60 आवर्स मुझे चाहिए आपको इस कंटेंट को कंप्लीट कराने के लिए। तो ये मत सोचना सर मैंने YouTube पे कोई देखा था लेक्चर, वहां तो बोल रहे थे 12 घंटे, सर मैंने वहां देखा था वो बोल रहे हैं 20 घंटे। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन फैकल्टी टू फैकल्टी। मैं नहीं कंप्लीट करा पाऊंगा, मैं नहीं करा पाऊंगा, मुझे 55 से 60 घंटे चाहिए। अब एग्जाम्पल, अगर मैं 55 घंटे बोल रहा हूं पूरे कंटेंट को कंप्लीट कराने के लिए, एक क्लास कितने आवर की बोल रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली कितने लेक्चर्स होंगे? अप्रोक्सीमेटली बात करूं अराउंड 40 के अराउंड लेक्चर्स लगेंगे। वापस बोलो 40 के अराउंड लेक्चर्स लगेंगे। तो ये चीज दिमाग में पहले दिन अपने रख लिए, बिकॉज ये चीज आपको पहले से आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा तो आप लोग इजीली पढ़ाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप में से ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट फाउंडेशन में पढ़े थे। फाउंडेशन में मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन करता था, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको क्या कराई थी फाउंडेशन के अंदर? नोटिंग। नोटिंग का मतलब मैंने आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स क्लास में ही बनवाए थे। सेम पैटर्न पे मैं इंटरमीडिएट लेवल पे भी कराऊंगा। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन मैं उस ऑप्शन पे जाता नहीं हूं, बहुत रेयर है। एक आध लेक्चर्स मैंने कभी लिए हैं, अदरवाइज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको क्लास में ही क्या कराऊंगा? नोटिंग कराऊंगा। और आपको नोटिंग कराते टाइम मैं कुछ पॉइंट्स को क्या कराऊंगा? हाईलाइट कराऊंगा, अंडरलाइन करवाऊंगा। सर वो
पॉइंट्स जिनको मैं अंडरलाइन कराऊंगा उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं की पॉइंट्स, और वो की पॉइंट्स पे आइदर एमसीक्यू पूछा गया है, आइदर कोई एमसीक्यू बन सकता है, या उन की पॉइंट्स को आपको अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में लिखना जरूरी है, तभी आईसीईआई आपको क्या देगा, मार्क्स देगा। तो ये हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा, ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया है क्लास के अंदर। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कम से कम इतने लेक्चर्स तो लगेंगे, 1.5 आवर ड्यूरेशन, इससे कम में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, आए भी थे इवन मेरे दिल्ली में, सर फलाना फलाना जगह तो 20 घंटे बोल रहे हैं, 25 घंटे बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं करा पाऊंगा 20-25 घंटे में, मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। तो ये तुम भी अपने दिमाग में रख लेना। क्लियर है? अब आ रहा हूं तुम लोगों के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, मेन पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट, सर ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई? व्हाट से पहले क्या पढ़ा रहा हूं, व्हाई। दैट इज, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम का मतलब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस है, क्या फायदा है। मुझे एक बात सोच के बताओ, अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करना है, ऑडिट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती होगी तभी तो उसको चेक कर पाओगे। तो मुझे एक बात सोचो, अकाउंट्स आपके लिए रेलेवेंट है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी तो आपके लिए क्या होगा, रेलेवेंट। सर क्या रेलेवेंस है, सुनो। सीए बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है, आप सीए बनने के बाद क्या प्रिफर करते हैं, जॉब। दैट इज सिंपल सा मतलब है, सीए बन गए, सीए बनने के बाद आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये होता है, सर सीए बनने के बाद हम जॉब नहीं कर रहे, सर तो क्या करेंगे, सीए बनने के बाद सर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का सिंपल सा मतलब है, सीए बनने के बाद आपने अपना ऑफिस ओपन किया, और ऑफिस ओपन करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोवाइड करा रहे हैं एक तरीके से क्या, कंसल्टेंसी। सर किसको कंसल्टेंसी, क्लाइंट्स को। से फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आता हूं, आप अगर सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपके पास आता हूं और मुझे प्रॉब्लम है टैक्सेशन से रिलेटेड, तो मुझे बताओ, कोई भी टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम के लिए मैं किसके पास जाता हूं, आपके पास। लेकिन आप कौन है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप मेरे को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तरीके से टैक्स की सर्विस, जिसको मैं यहां क्या बोल रहा हूं, कंसल्टेंसी। तो बेटा बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, एक तरीके से सर्विसेज, जिसको हम लोग यहां क्या बोल रहे हैं, कंसल्टेंसी। इसके अलावा सर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, या कोई नया बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे यही भी हैं। दैट इज, सीए बनने के बाद आइदर कुछ क्या करेंगे, जॉब, कुछ क्या करेंगे, बिजनेस, अपना फैमिली बिजनेस है उसी को कंटिन्यू करते हैं, या अपना एक नया बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। या कुछ सीएस ऐसे हैं जो बेटा ऑफिस ओपन करते हैं, और वो ऑफिस ओपन करने के बाद एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो एक तरीके से क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कंसल्टेंसी। अब एक मिनट, मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो जॉब कर रहे हैं, मैं कौन से सीए की बात कर रहा हूं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो क्या कर रहे हैं, बिजनेस। ये सब्जेक्ट इन दोनों को बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सुनो। अगर सर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस, या आपका फैमिली बिजनेस है, आप अपने फैमिली बिजनेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको क्या बताएगा, ये सब्जेक्ट आपको बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब ये सब्जेक्ट मेनली आपको क्या बताएगा, बिजनेस करने के तरीके, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीके को यूज करके आप क्या कर सकते हो, बिजनेस। ये आपको बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो एक तरीके से इस सब्जेक्ट की हेल्प से आपको क्या पता चलेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर दूसरा, सर हम तो बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो क्या कर रहे हैं,
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए दैट इज आपने अपना क्या ओपन किया, ऑफिस, और आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कंसल्टेंसी। थॉट लगाना, थॉट, मैं आपका कौन हूं, क्लाइंट, क्लाइंट हूं। सुनो, इसका मतलब मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपके पास आता हूं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे कौन हैं, आप मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आप मुझे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कंसल्टेंसी। मैं आपके पास आता हूं और मैं आपको बोलता हूं, सीए साहब, मैं एक बिजनेस में क्या करना चाहता हूं, इन्वेस्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब मैं आपका क्लाइंट हूं तो आप मुझे क्या प्रोवाइड कराएंगे, कंसल्टेंसी। मैं आपके पास आऊंगा और मैं बोलूंगा आपसे, सीए साहब, मैं एक बिजनेस में क्या करना चाहता हूं, इन्वेस्ट। प्लीज मुझे यह बताइए, जिस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या मुझे रिटर्न बढ़िया मिलेगा या रिटर्न बढ़िया नहीं मिलेगा। एक तरीके से थॉट लगाओ, मैं कौन हूं, आपका क्लाइंट, मैं क्या करना चाहता हूं, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट। अब मुझे बताओ, जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, वहां से मेरे को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। अब मेरे को प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूरा एनालिसिस कौन करके दे रहा है मुझे, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट करके दे रहा है ना। उसने मुझे बोला कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस होगा, तो क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, नहीं। तो थॉट लगाओ, एक तरीके से आपने इस क्लाइंट को क्या प्रोवाइड कराई, कंसल्टेंसी। तो ये सब्जेक्ट आपको ये बताएगा कि आप अपने क्लाइंट को जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस कंसल्टेंसी के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं, वो डिसीजन मेकिंग पावर भी कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है। थॉट लगाओ, एक एग्जांपल लो, टाटा, नाम सुना है कंपनी का, हां या ना। टाटा किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करने से पहले वो किससे पूछ रहा है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या पूछ रहा है कि जिस नए प्रोजेक्ट में मैं क्या करने की सोच रहा हूं, इन्वेस्ट करूं या ना करूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा कि इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मुझे बताओ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक तरीके से क्या लिया, डिसीजन लिया ना, किसको बताया, अपने क्लाइंट को। क्लाइंट कौन था, टाटा। थॉट लगाना, ये जो डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास आई, ये डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास कौन से सब्जेक्ट से आई, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट के दो रेलेवेंस हैं, एक तो आपकी क्या बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर, और दूसरा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्या करते हैं, बिजनेस, तो ये सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं क्या बताएगा, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी एग्जांपल लेके बता रहा हूं इसका, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन समझो। आप मुझे एक बात सोच के बताओ, आप अगर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हो, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर ने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उसे बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो, तो जितना टाइम उनको लगा अपने बिजनेस को यहां तक लाने के लिए, उससे कम समय में आप उस बिजनेस को और ज्यादा क्या कर लोगे, ग्रो करोगे, एक्सपेंड कर लोगे। इस सब्जेक्ट की हेल्प से ये सारा काम हो पाएगा। तो इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, याद रखना। मेनली इन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। पहला, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। और बिजनेस अगर आपने करना है सीए बनने के बाद, तो ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा, वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। और बता देता हूं, इस सब्जेक्ट को मेनली पता है किनको पढ़ाया जाता है, एमबीए स्टूडेंट्स को, एमबीए स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है इन सब्जेक्ट को। आपको भी इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनसे ज्यादा बेहतर क्या ले सकते हैं। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपके अंदर ज्यादा बेहतर क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर, और ज्यादा क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी इस सब्जेक्ट की हेल्प से। एंड दैट इज व्हाट द मेन रेलेवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। आई होप क्लियर है सबको। अब तुम्हारे को एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तुमने कंपनी का नाम सुना है, ये सबने सुना है, पक्का? कंपनी का नाम तो तुमने सुना होगा। मुझे बस इतना बताओ, जिनको पता उनसे नहीं पूछ रहा, बस मुझे इतना बताओ, इस कंपनी के, दैट इज नेस्ले, इस कंपनी के मार्केट में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो हम सब लोग यूज करते हैं?
नेस्ले का कौन सा प्रोडक्ट बोला आपने? कॉफी। कॉफी भी बहुत सारी आती है, एक आती है नेस्कैफे, एक आती है ब्रू। कौन सी कॉफी आती है इस कंपनी की? कौन सी कॉफी आती है? नेस्कैफे। नेस्कैफे इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले। नेस्ले कंपनी का है नेस्कैफे। और बहुत सही, 2 मिनट, दैट इज मैगी, मतलब 2 मिनट नूडल, ये आती है। और एक और चॉकलेट। चॉकलेट में भी कौन सी चॉकलेट? किटकैट। सुना है, सबने खाई भी होगी। अब एक मिनट, लेट अस एज्यूम तीन प्रोडक्ट हैं नेस्ले के। फर्स्ट वन इज कॉफी। कॉफी भी कौन सी? नेस्कैफे। सेकंड वन इज मैगी, नूडल। थर्ड वन इज चॉकलेट। चॉकलेट भी किटकैट। अब एग्जांपल सुनना, तुम लोगों ने न्यूज सुनी है या नहीं सुनी? कॉफी, मैगी, किटकैट। न्यूज आई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। नहीं पता तो सुन लो, समझा रहा हूं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड न्यूज आई थी मैगी के अंदर क्या पाया गया है? लेड। मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट भी कौन सा? लेड, जो बैटरी में नहीं होता। बैटरी होती है ना, बैटरी के अंदर भी कौन सा इंग्रेडिएंट होता है? लेड। सोच के देखो, बैटरी के पास अगर कोई कपड़ा रख देते हैं, जल जाता ना? क्यों जलता है? एक तो उसके अंदर क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। बैटरी कौन से इंग्रेडिएंट से बनी होती है? लेड से। अब सुन लो जरा, एक न्यूज आई मार्केट में, एडवर्टीजमेंट, दैट इज एक न्यूज आई न्यूज़पेपर में, मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है। कौन सा इंग्रेडिएंट है? लेड, ठीक है। और ये लेड जो इंग्रेडिएंट मैगी के अंदर है, इस इंग्रेडिएंट से लोगों की हेल्थ पे क्या आ रहा है? इंपैक्ट आ रहा है। और ये एडवर्टीजमेंट फ्लैश हुआ था, तुमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था मुझे नहीं पता, 4-5 साल पहले की बात है, कोविड के टाइम पे। अब मुझे बताओ, थॉट लगाओ, तुमने अगर ये न्यूज पढ़ी कि मैगी में क्या है? लेड, जिससे क्या आएगी? हेल्थ पे इंपैक्ट। तुम मैगी खाओगे? नहीं खाओगे? तो मुझे बताओ, अगर हम सब लोग मैगी खरीदना बंद कर देंगे उस न्यूज को देख के, तो ये जो मैगी है ये बिकना बंद हो जाएगा, हां या ना? जब मैगी बिकना बंद हो जाएगा तो नेस्ले कंपनी को बेटा क्या होगा? लॉस। क्योंकि मैगी सबसे ज्यादा बिकता है नेस्ले का, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है नेस्ले का। और ये हुआ था एक्चुअल में। नेस्ले को क्या होना स्टार्ट हो गया? लॉस होना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से? एक न्यूज की वजह से। न्यूज क्या थी? मैगी में क्या है? एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी हेल्थ को क्या डाल रहा है? इंपैक्ट। और इंग्रेडिएंट भी क्या था? लेड। अब मुझे बताओ, तुम लोग ओनर हो नेस्ले के, इसका मतलब तुम नेस्ले कंपनी के ओनर हो, टॉप मैनेजमेंट में हो। तुम क्या करोगे? मैगी को बंद कर दोगे या अपनी कंपनी को बंद कर दोगे? ऐसा कभी होगा? सोचो, ये तुम्हारे सामने सिचुएशन आई कि नेस्ले तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी कंपनी का जो मैगी है जो सबसे ज्यादा बिकता है, उस मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट पाया गया है जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे इंपैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने तुम्हारा मैगी खरीदना बंद कर दिया और तुम्हें क्या होना स्टार्ट हो गया? लॉस। तो मुझे बताओ, ये सिचुएशन तुम्हारे सामने आई, तुमने क्या करा? अब सुनो, तुम इस सिचुएशन से कैसे डील करोगे? जैसे नेस्ले कंपनी ने डील किया। नेस्ले का जो ओनर था उसने सबसे पहला काम क्या करा? उसने सबसे पहले अपनी मैगी जो थी, इस मैगी को फूड कॉरपोरेशन से, वापस बोल रहा हूं, इस मैगी को फूड कॉरपोरेशन से क्या करवाया? टेस्ट करवाया, यह चेक करने के लिए कि वाकई में मैगी में लेड है या नहीं है। फूड कॉरपोरेशन ने जब मैगी को चेक किया, उसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं था। इसका मतलब बेटा मैगी में क्या नहीं मिला? लेड नहीं मिला। तो फूड कॉरपोरेशन ने नेस्ले कंपनी को क्या इशू करके दे दिया? एक सर्टिफिकेट। ऑब्वियस सी बात है, सर्टिफिकेट देगा ना फूड कॉरपोरेशन कि भाई हमने आपका मैगी चेक किया था और इसमें ऐसा कोई भी लेड वाला इंग्रेडिएंट नहीं मिला। अब मुझे थॉट लगाना, यह सर्टिफिकेट किसके पास आ गया? नेस्ले कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पास। टॉप मैनेजमेंट ने क्या करा? इस सर्टिफिकेट को, सुन लो, इस सर्टिफिकेट को हर जगह क्या कराना स्टार्ट कर दिया? फ्लैश, कि हमारी मैगी के अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है और इसका सबूत है हमारे पास।
सबूत की फॉर्म में ये सर्टिफिकेट है जो हमारे को किसने दिया? फूड कॉर्पोरेशन ने। और साथ साथ अपने मैगी देखा येलो कलर का होता है ना पैक, मैगी पैक के साथ इस सर्टिफिकेट की कॉपी स्मॉल फॉर्म में अटैच कर करके मार्केट में क्या करा? मार्केट में एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में भेजा। अब मुझे बताओ, धीरे धीरे पब्लिक को दिखा कि भाई फूड कॉर्पोरेशन तो कह रहे मैगी में लेड नहीं है। पब्लिक ने दोबारा से मैगी को क्या करना स्टार्ट कर दिया? परचेस करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे सोच के बताना, अभी मुझे बताओ इससे पहले क्या हुआ था? मैगी की सेल क्या हो चुकी थी? डाउन, जिससे नेस्ले को क्या हो रहा था? अब मुझे बताओ, नेस्ले के मालिक ने सर्टिफिकेट की कॉपी हर जगह फ्लैश करी, जिससे मैगी की सेल वापस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मैगी वापस से मार्केट में क्या हो गया? बिकना स्टार्ट हो गया। तो नेस्ले को जो क्या हो रहा था? लॉस। अब वो लॉस से वापस किस में आ गया? प्रॉफिट में आ गया। यस या नो? तो लॉस से प्रॉफिट में, सुन लो, लॉस से प्रॉफिट में नेस्ले पहले किस में आ गया था? लॉस। लॉस से वापस नेस्ले किस में आया? प्रॉफिट। इस तरीके को बोलते हैं, इस बिजनेस के तरीके को बोलते हैं टर्न अराउंड। इस बिजनेस के तरीके को क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड। अब मुझे बताओ, नेस्ले के मालिक को ये टर्न अराउंड तरीका कहां से पता चला? कहां से पता चला? कहां से? अब मुझे एक सोच के बताओ, मैं नेस्ले का मालिक, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मुझे क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? टर्न अराउंड क्या होता है? मैं क्या करता? क्या कर देता? मैगी को बंद कर देता और मेरी कंपनी एक टाइम ऐसे होती क्या हो जाती? बंद। अब मुझे सोच के बताओ, तुम्हारे सामने भी तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है अगर तुम क्या करते हो अपना बिजनेस, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इंप्रूव। अगर तुम क्या पढ़ते हो? ये सब्जेक्ट पढ़ते हो। अब एग्जांपल, अब मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूं। मैं नेस्ले का मालिक हूं, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तुम मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुमने तो पढ़ा है ना। अब मुझे एक बताओ, तुम मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट और तुम क्या करते हो? मैं किसके पास गया? आपके पास। सीए साहब मेरा जो मैगी है वो तो बिक ही नहीं रहा, तुम मुझे क्या बताओगे? तुम मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी बताओगे? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, जिससे मैं अपने लॉस वाले, जो लॉस में था, उसको किस में कन्वर्ट कर जाऊंगा? प्रॉफिट। तो मुझे सोच के बताओ, या तो तुम नेस्ले के खुद मालिक हो, या तुम नेस्ले के मालिक नहीं हो, नेस्ले का मालिक तुम्हारे पास आ रहा है क्या लेने? कंसल्टेंसी। दोनों ही सिनेरियो में बहुत ज्यादा रेलेवेंस है इस सब्जेक्ट का। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं बिजनेस करने के, जिसमें मैंने तुम्हारे को सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। कौन सा तरीका? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड तरीके से तुमने क्या करा? लॉस को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रॉफिट में। लॉस को प्रॉफिट में करने, दैट इज लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने वाले तरीके को क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड। और ये तरीका कहां से सीखोगे? इस सब्जेक्ट से सीखोगे। सब्जेक्ट इज व्हाट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूं। नाम सुना है ये कंपनी का? तुम सबको पता होगा, सुना है? पक्का? वोडाफोन के बाद एक और थी कंपनी, सुना है? क्या ये वोडाफोन और आइडिया अकेले एयरटेल को या रिलायंस को बीट कर पा रही थी? अकेले लड़ पा रही थी एयरटेल या रिलायंस से? नहीं। इन दोनों को लगा कि हम अकेले किसको नहीं मार्केट से हटा सकते? रिलायंस को नहीं हटा सकते, किसको नहीं हटा पा रहे? एयरटेल को। इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? मर्जर कर लिया। मर्जर करने के बाद अब ये कंपनी क्या बन गई? VI। अब इन दोनों ने मर्जर कर लिया। मर्जर करने के बाद इन्होंने सोचा, अकेले तो हम रिलायंस को, अकेले हम एयरटेल को क्या नहीं कर पा रहे? बीट नहीं कर पा रहे। क्यों ना मिलके रिलायंस और एयरटेल को क्या करें? बीट। तो मुझे बताओ, इन दोनों ने अपनी कंपनी क्या कर ली? मर्ज। अब मुझे तुम्हें बताओ, बोर्ड पे तुम्हें VI दिखता है या वोडा अलग दिखता है, आइडिया अलग दिखता है? VI दिखता है ना। इसका मतलब इन दोनों कंपनी ने क्या कर लिया? मर्जर इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे बताओ, ये भी एक क्या है? बिजनेस करने का तरीका। इस तरीके से अब ये दोनों मिलके किससे लड़ रहे हैं? रिलायंस। किससे लड़ रहे हैं? एयरटेल।
आप मुझे बताओ ये तरीका कहां लिखा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस के अंदर ये तरीके सिखाए जाएंगे। आप मुझे बताओ इस एक्चुअल में मेन क्रक्स इस सब्जेक्ट में तुम क्या सीखोगे? वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें बहुत सारे तरीके सीखोगे, जिसमें एक ओवरव्यू क्या दिया मैंने, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड एक तरीका होता है बिजनेस का जिसमें तुम प्रॉफिट दैट इज लॉस को किस में लाते हो? वापस प्रॉफिट में। बिजनेस को बंद नहीं करते। दूसरा तरीका क्या होता है? मर्जर। भाई मेरी कंपनी अलग, लक्ष्य की कंपनी अलग, हम दोनों कंपनी ने आपस में क्या कर लिया? मर्जर। मर्जर करके अब हम अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर रहे हैं? आउट परफॉर्म, बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जितने भी बिजनेस करने के तरीके हैं, ये सब्जेक्ट आपको ये तरीके सिखाएगा। बिजनेस मत करो, लेकिन तुम्हें कंसल्टेंसी तो प्रोवाइड करानी है फ्यूचर में, तो ये तरीके सीखोगे तभी क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करा पाओगे? कंसल्टेंसी। तो एक बात याद रखना, सबकी एक होते हैं कि आपके भी जो क्लाइंट हो वो बड़ी बड़ी कंपनी। अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस का नाम सुना है? रिलायंस कोई भी डिसीजन लेता होगा तो किसको अपने साथ रखता होगा? किसको रखता होगा अपने साथ? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक बात बताओ, डिसीजन रिलायंस का ओनर मुकेश अंबानी जी डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन सारे डिसीजन के अंदर उनके साथ कौन रहता होगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता होगा जो उनको एक तरीके से क्या प्रोवाइड कराता है? कंसल्टेंसी। तो आप भी तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे ना जिनके पास बड़े बड़े कौन आए? क्लाइंट आए। समझो, दैट इज दी वाई, दैट इज द रीजन ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया। ये है मेन एक्चुअल में सब्जेक्ट का पूरा क्रक्स। पूरा बिजनेस से रिलेटेड चीजें सीखोगे इसके अंदर, बहुत सारी चीजें सीखोगे बिजनेस से रिलेटेड। आई होप क्लियर है सबको? पक्का? आप सुन लो जरा, चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत कर रहा हूं। हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आप सुन लो, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर का सबसे पहले एक चार्ट बनवाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? मेरे साथ साथ चार्ट को ड्रॉ करो। इसके अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसी चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट हमें और पढ़ना है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। दैट इज फर्स्ट सब टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड सब टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। थर्ड सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको पढ़ना है। थर्ड सब कॉन्सेप्ट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 110%। आइदर एमसीक्यू आ जाए, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आइदर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आ जाए। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 110% रहते हैं। वन ऑफ योर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीआई। नेक्स्ट वन, इसी चैप्टर के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉर्मल डेफिनेशन समझाएगा ये। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको टोटल 4 चीजें पढ़नी है। सर वो 4 चीजें कौन सी है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस पढ़ने हैं और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस। दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको 4 चीजें पढ़नी है। सर क्या पढ़नी है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स,
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फायदे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस। इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में और पढ़ना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर। इसके अलावा इसी के अंदर दो कॉन्सेप्ट और दे रखे हैं। सर वो दो कॉन्सेप्ट और कौन कौन से पढ़ने हैं, इधर नीचे बना रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सर, स्ट्रैटेजिक लेवल्स। स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने होते हैं मैनेजमेंट के लेवल? एक होता है टॉप, एक मिडिल, एक लोअर। यहां पे उन्हीं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का नाम चेंज कर दिया, जिसको उन्होंने क्या बोला, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर। सर वो लास्ट कॉन्सेप्ट और कौन सा है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज लास्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ना है। यहां बना रहा हूं, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। और ये क्वेश्चन, वापस बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन अभी कौन सा अटेम्प्ट हुआ था? जनवरी 25 में ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप 5 नंबर का डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा गया। 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। वापस सुन लो। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, चैप्टर नंबर 1 का ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने क्या बनाया, एक चार्ट। टोटल आपको कितने सब कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं इसके अंदर? फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, थर्ड वन इज स्ट्रैटेजी इज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव, फोर्थ वन इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अंडर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कितने सब कॉन्सेप्ट? 4। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखा है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। These are the 7 सब कॉन्सेप्ट अंडर दिस चैप्टर। वापस बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये 7 सब कॉन्सेप्ट है। और एक बात याद रखना, ये चार्ट जो मैं आपको बनवा रहा हूं, ये चार्ट को एक नाम बोलता हूं मैं, मास्टर चार्ट। याद रखना, ये पूरे चैप्टर का मैंने क्या बनवाया आपको, एक चार्ट। तो पूरे चैप्टर के चार्ट को मैं क्या बोलूंगा? मास्टर चार्ट। अब सुनो जरा एक चीज, एक कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा जब? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का फर्दर में क्या बनवाऊंगा? एक चार्ट। इसका मतलब इस टॉपिक के अंदर फर्दर और बहुत सारे क्या आएंगे? सब टॉपिक्स। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? बैटरी डाउन हो गई है क्या? तो तभी तो चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा पूरा आज। अच्छी बात है, नो सर तो तुमने बोला तो चैप्टर कंप्लीट। और एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए, कौन था नो सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं सिर्फ आज के लिए, हेडिंग डाल लो, सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी पहले कराऊंगा, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं सिर्फ आज के लेक्चर के लिए। अगर मैं बात करूं, मैं आपको बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ने। एज पर आईसीएआई आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सिर्फ कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं? 2। पहला ऑब्जेक्टिव सुन लो ध्यान से, अगर तुम ये सब्जेक्ट अपने बिजनेस में फॉलो करते हो, मैं भी आपको बताया इस सब्जेक्ट के हेल्प से आपको क्या सीखने को मिलेगा? वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब सुनो, अगर तुम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट को यूज करते हो
और बिजनेस के अंदर, तो ये सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? ये सब्जेक्ट तुम्हें क्या बताएगा? ये सब्जेक्ट तुम्हारे को एक चीज सिखाएगा, एक तो डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, और एक चीज और सिखाएगा। सर क्या सिखाएगा? टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर क्या मतलब हुआ? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट का है टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है हम अपने मार्केट से कॉम्पिटिटर को कैसे हटाएं। एक बात सोच के देखो, ध्यान से सुनो। एक कंपनी का नाम सुना है? टाटा। टाटा भी मोटर्स क्या बनाता है? कार। टाटा मोटर्स का कॉम्पिटिटर कौन है? क्या ये कंपनी टाटा की कॉम्पिटिटर है? हां या ना? हुंडई भी कार बनाता है, टाटा भी क्या बनाता है? थॉट लगाओ, टाटा ने क्या एडॉप्ट किया अपने बिजनेस में? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो टाटा को ये सब्जेक्ट क्या बताएगा कि आप किस तरीके से हुंडई को मार्केट से क्या कर सकते हैं? आउट परफॉर्म। इसका मतलब टाटा क्या चाहेगा? मार्केट में टाटा की कार बिके या हुंडई की? टाटा की बिके ना। और हुंडई क्या चाहता है? कि हुंडई की। तो टाटा ये सब्जेक्ट की हेल्प से हुंडई को मार्केट से क्या कर सकता है? आउट परफॉर्म। आउट परफॉर्म का मतलब मार्केट से हुंडई को क्या कर सकता है? बीट कर सकता है। और हुंडई इस सब्जेक्ट की हेल्प से किसको बीट कर सकता है? टाटा को। थॉट लगाओ, अगर टाटा ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से हुंडई को मार्केट से क्या कर दिया? आउट परफॉर्म, बीट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो टाटा क्या गेन कर गया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सोचना, एयरटेल क्या चाहता है? मार्केट से किसको हटा दूं? रिलायंस। जियो इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ रिलायंस। एयरटेल ने अगर मार्केट से रिलायंस को हटा दिया तो एयरटेल क्या गेन कर गया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और रिलायंस ने अगर एयरटेल को हटा दिया तो रिलायंस क्या गेन कर गया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से। और अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर दिया? हटा दिया, आउट परफॉर्म कर दिया, बीट कर दिया, तो आप क्या गेन कर गए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये सब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्ट आपको क्या गेन करना सिखाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिजनेस करने के तरीकों के साथ साथ आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटा सकते हो, ये सब्जेक्ट वो भी आपको सिखाएगा। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो एक लाइन, टू बीट और टू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर फ्रॉम दी मार्केट। आप मुझे बताओ, टाटा ने अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटा दिया तो किसकी कार बिकेंगी? टाटा। तो टाटा को क्या होगा? बहुत प्रॉफिट। तो मुझे बताओ, हर कॉम्पिटिटर यही तो चाहेगा। टाटा क्या चाहता है? किसकी कार बिके। तो किसको मार्केट से हटाना चाहेगा? अपने कॉम्पिटिटर्स को। और बाकी हुंडई भी तो यही चाहता है। तो ये सारी कंपनी किसको फॉलो कर रही हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हर कंपनी, हर बिजनेस में ये सब्जेक्ट का यूज आ रहा है। सेकंड, एक लास्ट ऑब्जेक्टिव और है। एक और ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी कंपनी को, सुन लो, आप अपनी कंपनी को किस तरीके से सरवाइव करवाओ। सुन लो, आप अपनी कंपनी को किस तरीके से सरवाइव कराओ इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। यह सब्जेक्ट आपको यह भी सिखाएगा कि आप अपनी कंपनी को, आप अपने बिजनेस को कैसे सरवाइव करवा सकते हो हॉस्टाइल एनवायरमेंट में। सर सुनो ध्यान से, देखो, तुम सबने नाम सुना होगा, एक कंपनी बहुत ज्यादा थी पॉपुलर, नोकिया। हां या ना? सुना है? नोकिया के मार्केट में क्या आते थे? फोन आते थे। मुझे बताओ, आज की डेट में तुम लोग नोकिया के फोन खरीदते हो? क्यों? क्या हुआ? खत्म हो गया। इसका मतलब नोकिया के फोन मार्केट में आते हैं, कस्टमर नहीं खरीदता। सुनो, देखो पॉइंट क्या था, मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या थी? कस्टमर को चाहिए कैसे फोन? टच स्क्रीन वाले फोन। और उन स्क्रीन के अंदर क्या चाहिए कस्टमर को?
एंड्रॉइड, दैट इज एंड्रॉइड फोन चाहिए। अब सुनो, मार्केट में कस्टमर की डिमांड है, कैसे फोन चाहिए कस्टमर को। अब ये मुझे बताओ, कस्टमर की डिमांड एक तरीके से मार्केट में ये क्या है, एनवायरमेंट। इसका मतलब नोकिया किसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, एनवायरमेंट कहता है कि हमें फोन चाहिए कैसे, एंड्रॉइड फोन। नोकिया कहता है मैं एंड्रॉइड फोन को नहीं बनाऊंगा, मैं कौन से फोन बनाऊंगा, टच स्क्रीन कीपैड। तो मुझे बताओ नोकिया सरवाइव कर पाया। एग्जाम्पल, ऑन द अदर हैंड सैमसंग ने क्या करा, सैमसंग ने अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, चेंज किया, तभी सैमसंग क्या कर पाया, सरवाइव। और एक बार अगर तुम मार्केट में क्या कर गए, सरवाइव, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सक्सेस। तो मुझे बताओ कौन सी कंपनी है जिसके फोन ज्यादा बिकते हैं, सैमसंग। तो मुझे बताओ सैमसंग क्या कर रहा है, सैमसंग ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की हेल्प से देखा कि हमें अगर अपने बिजनेस को क्या करवाना है, सरवाइव, तो हमें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज। एक बात सोच के देखो, मुझे एक बात सोच के बताओ, आज की डेट में, एक मिनट, वॉच की बात करता हूं। वॉच जो हम लोग हैं, हम कस्टमर हैं, हमारी डिमांड क्या है, कैसी वॉच चाहिए हमें, स्मार्ट वॉच। टाइटन स्मार्ट वॉच नहीं बना रहा, फास्ट ट्रैक बना रहा है, तो कौन सी कंपनी सरवाइव करेगी, फास्ट ट्रैक। क्यों, फास्ट ट्रैक किसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। एनवायरमेंट कैसा है, हॉस्टाइल मतलब एनवायरमेंट क्या होता रहता है, चेंज। तो बेटा एक बात याद रखना, चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कंपनी को क्या करो, अपनी कंपनी को चेंज करो, तभी तुम क्या कर पाओगे, सरवाइव। और ये कौन बोलता है, ये बोलता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से कैसे हटा पाओगे। अगर तुमने अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटा लिया तो तुम क्या गेन कर गए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि तुम अपनी कंपनी को क्या कर पाओगे, सरवाइव। कैसे भी एनवायरमेंट में तुम अपनी कंपनी को क्या कर पाओगे, सरवाइव। तो अगर तुम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हो तो तुम्हारे को दो ऑब्जेक्टिव हैं जो अचीव कर पाओगे। पहला ऑब्जेक्टिव तुम क्या गेन कर पाओगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हारी कंपनी क्या कर पाएगी, गेन, हाउ टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। These are the two objectives of strategic management as per ICAI. अब एक बार मुझे सोच के बताओ, इसका मतलब क्या होता है, अपने मार्केट से किसको हटा दो, कॉम्पिटिटर को। और इसका मतलब क्या होता है, सरवाइव करना, अपने बिजनेस को क्या करा पाओगे, सरवाइव। कैसा भी चेंज आता रहा है किसमें, एनवायरमेंट में। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, मैं तुम्हारे को बैकअप क्यों दे रहा हूं लेक्चर्स के, ये किसकी रिक्वायरमेंट थी, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी। स्टूडेंट क्या मांग रहा था, बैकअप। इसका मतलब मेरे लिए क्या चेंज हो रहा था। और अगर मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि मैं बैकअप नहीं दे रहा, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा, नहीं। तो बेटा एक बात याद रखना, मुझे भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ा, चेंज। और ये कौन बोलता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलता है अपने बिजनेस को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करो, चेंज करो, तभी तुम अपने बिजनेस को क्या कर पाओगे, सरवाइव। अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो दो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, लिख लो, लिखो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर 2 TWO folds. Objective of strategic management are 2 folds. 2 folds का मतलब दो ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लिखो, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, to gain competitive advantage, that is to outperform competitor, that is to outperform competitor
फ्रॉम द मार्केट, टू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मार्केट। अंडरलाइन करो यहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है। क्या मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का? आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर पाओगे? आउट परफॉर्म, मतलब दैट इज बीट कर पाओगे। और ये आपको कौन सिखाएगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और सेकंड टू गाइड, और आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को ये सब्जेक्ट गाइड करेगा कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को क्या कर पाओगे? सर्वाइव। कौन से एनवायरमेंट में? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब चेंजिंग एनवायरमेंट। तो लिखो टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली सर्वाइव। टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली सर्वाइव। टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली सर्वाइव थ्रू ऑल चेंजेस। टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली सर्वाइव through all changes in hostile environment. To guide company successfully survive through all changes in hostile environment. Underline कर लो यहां पे वर्ड survive को और hostile environment. Clear है सबको? These are the two main objective of strategic management as per your study module. तो सुन लो क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आंसर क्या लिखोगे? दो। पहला आंसर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू सक्सेसफुली सर्वाइव ऑर्गेनाइजेशन इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। याद रखना है ये दो ऑब्जेक्टिव हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एज पर योर मॉड्यूल। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं रोकता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो।